और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहाबा अंचल में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस उमरा देहान नामक वन से ग्रामवासियों को जमीन के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी, जो बाद में देश के जाने माने समाजवादी नेता रघु ठाकुर के नेतृत्व में लगातार चलता रहा और आज भी वो आंदोलन बदस्तूर जारी है। जिन्हें कृषि वन भूमि पर कृषि का अधिकार मिला और जो इस भूमि पर कृषि का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने हर घर से 1-1 किलो धान इकट्ठी की है और उस राशि से ग्राम उमरा दोहान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा लगाई जा रही है। ये प्रतिमा स्थल का निर्माण भी लगातार किया जा रहा है, जिसका अनावरण 24 मई को होने जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक दिन होगा जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा शुरू किए गए अहिंसक आंदोलन को लोगों ने लड़ते लड़ते एक मुकाम हासिल किया और यह सिद्ध किया कि हिंसा के बगैर भी अहिंसक तरीके से अपनी मांगों से व्यवस्था को सहमत कराया जा सकता है। अनेकों प्रयासों के बावजूद भी हिंसक संगठन यहां प्रवेश नहीं कर पाए। आपको बता दें कि यह अहिंसा का टापू सारे देश में अहिंसक आंदोलनों व्यवस्था के लिए एक आदर्श तीर्थ स्थल है, जहां महात्मा गांधी की अहिंसा और लोहिया जी की शांति पूर्ण अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग सफल हुआ। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी ने समाजवादी नेता रघु ठाकुर से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के धमतरी का सिहावा अंचल एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। आदिवासी जो अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते आते हैं और आज देखिए कि उनकी लड़ाई एक अंजाम तक पहुंचती नजर आ रही है। 4 दशक की लड़ाई को समझेंगे। हमारे साथ में रघु ठाकुर मौजूद हैं, समाजवादी नेता हैं और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं। ये सिहावा अंचल में जो क्रांति हुई और 5 दशक लग गया, अभी की मौजूदा स्थिति में जो वहाँ के ग्रामीणों ने जो फैसला किया है लोहिया जी की प्रतिमा लगाने का, किस तरह की एक पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा आपने रखी है और वहाँ के ग्रामीण स्वस्फूर्त क्या करने जा रहे हैं? देखिए, दरअसल ये आंदोलन तो 1950 के दशक में लोहिया ने शुरू किया था और उस समय वो वहाँ आए भी थे और उन्होंने लाल झंडा, एक गांव है उमरा देहान, वहाँ फहराया था। इसमें फिर बाद में वहाँ के आदिवासी नेता थे सुखराम नागे, वो शरीक रहे और सुखराम नागे की जो मौत हुई वो मौत भी पुलिस थाने में हुई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उनके नाम पर वहाँ एक काली की स्थापना की है, सही सुखराम नागे के नाम पर। वहाँ एक लोहिया की मौत के बाद लगातार हम लोग उसमें शामिल रहे, संघर्ष में करते रहे और आज चौथी पीढ़ी है जो आज भी जेल जाती है, इनकलाब जिंदाबाद बोलती है, मांग जमीन का पट्टा दो की मांग करती है, देश की व्यवस्था को बदलने की मांग करती है। अभी उस आंदोलन में कुछ सफलता मिली, कुछ गांव पहले बच गए थे, 13 गांव, कुछ गांव की जमीन अभी लोगों के लिए मिली है, यहाँ पे खेती लोग कर रहे हैं। तो वहाँ एक दिन चर्चा आई थी कि यहाँ पर एक प्रतिमा लगाना है। कुछ लोगों ने हमारे लिए कहा कि आपकी प्रतिमा लगा रहे, तो मेरे कहते मैं भी जिंदा हूँ, इस व्यक्ति को शुरू किया था उसकी प्रतिमा लगाइए। तो हुआ कि लोहिया जी की प्रतिमा लगाई जाए, पर लोहिया की प्रतिमा लगे कैसे? तो हमने वहाँ एक प्रस्ताव रखा था सभा में कि हर आदिवासी अपने अपने घर से 1-1 किलो धान दे, उस धान से जो पैसा इकट्ठा उससे प्रतिमा दे। तो हमको खुशी है कि सारे आदिवासी भाइयों ने अपने अपने घर से किलो धान दिया है और उसी पैसे से वहाँ लोहिया प्रतिमा की स्थापना हो रही है। 24 मई को स्थापना तो हो गई है, उसका अनावरण है और एक आयोजन वहाँ पर किया जा रहा है। अब इस आंदोलन के जो पहलू हैं वो मैं आपको बताऊं कि इस अंचल ने कई प्रकार के परिणाम देश की राजनीति पर दिए हैं। ये दुर्भाग्य है कि उनकी चर्चा कम हो पाई है। एक तो ये कि जो वन भूमि व्यवस्थापन अधिनियम बना 2010 के आसपास, 2011 के आसपास में, इसकी जो मूल लिपि है वो किसकी है? ये सवाल डॉक्टर लोहिया ने ही उठाया था सबसे पहले इस देश में कि जो भी आदिवासी लोग हैं और जहां वो जंगल की जमीन नहीं है पर खेती कर रहे हैं, तो वो उनको जमीन दी जाए। उस जमाने में लोहिया ने एक आंकड़ा निकाल के रखा था कि सारे हिंदुस्तान में 100 करोड़ एकड़ ऐसी जमीन है कि जो भूमिहीन किस्मों में आदिवासी मारी जा सकती है और इसका लाभ हो सकता है कि लोगों को एक रोजगार मिल जाएगा। तो तब से लेके ये आंदोलन शुरू हो रहा है और उसकी लड़ाई का परिणाम निकला कि लड़ाई की चर्चा धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंची। इसमें बहुत लंबे फेज आए। जब 67 के बाद इस आंदोलन को हमने अपने हाथ में लिया लोहिया की मौत के बाद में, तो लगातार हम लोग इसके लिए आंदोलन करते रहे, जेल जाते रहे। यानी चौथी पीढ़ी है जो अभी जेल में गई है।
इसको लेके बीच में क्या हुआ कि करीब 1981-82 के आसपास की बात है, बल्कि 85-86 के आसपास की, कि उस समय भारत सरकार ने कानून पारित कर दिया था न्यू फॉरेस्ट एक्ट। अब उस न्यू फॉरेस्ट एक्ट के नाम पर यह व्यवस्था कर दी कि अगर आपकी कोई भी जमीन है पर एक पेड़ भी लगाए तो उसको फॉरेस्ट कर देंगे। तो अधिकारियों ने एक दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो हमने दुगली से, उसी स्थान से जहां स्वर्गीय राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने बाद सबसे पहली बार गए थे, उसी स्थान से हमने यात्रा शुरू की थी, पैदल यात्रा। वो करीब 3000 आदिवासी आदमी, औरतें, बच्चे पैदल जाकर हमारे साथ में हम लोग रायपुर पहुंचे थे। रायपुर में उस समय वन मंत्री थे श्री BR यादव, उनसे मुलाकात हुई, वो हम लोग को मिलने के लिए आए थे। स्वर्गीय गोविंदलाल बोरा पत्रकार जो थे वो भी उसमें साथ में आए थे। उस जमाने में यहाँ शेखर दत्त कमिश्नर थे, वो इसमें शामिल रहे और एक चर्चा हुई कि इसका हल निकाला जाए, पर वो हल जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद में हमने एक यहाँ पर अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया। तो अम्बेडकर चौक पर हम करीब 14 दिन 15 दिन यहाँ अनशन में बैठे थे और तब जाके तत्कालीन सरकार से एक समझौता हुआ। यहाँ जेल भरने के जॉर्ज फर्नांडिस आए, उन्होंने गिरफ्तारी दी, वो जेल गए, शरद यादव यहाँ जेल में गए, मधुले में जेल में गए और अंत में जाके दबाव सरकार पर बना और सरकार ने इस बात को मंजूर किया कि नहीं, है आदिवासी को जमीन का पट्टा मिलना चाहिए। पर कानून उस समय खिलाफ था। उसमें स्वर्गीय मोतीलाल बोरा यहाँ मुख्यमंत्री होते थे और मोतीलाल बोरा का भी संबंध लोहिया के आंदोलन से रहा था, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो शुरुआत थी वो हम लोग की जो पार्टी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा झाड़ छाप वाली, उसी से उनकी शुरुआत हुई थी। तो वो जानते भी थे। तो उन्होंने भी एक मुख्यमंत्री के नाते सहयोग उसमें किया और कुल मिलाकर एक समझौता सरकार से हमारा हो पाया। उसमें यह हुआ कि जो 5 गांव उजाड़ दिए गए थे, इनके बारे में जांच कराएंगे कि ये वास्तव में गांव वहां बसे थे, खेती हो रही थी या नहीं हो रही थी। जो बकाया 13 गांव हैं जो उजाड़े नहीं गए हैं, इनके लिए जमीन का पट्टा दिया जाएगा, ये इनको नहीं हटाया जाएगा। तो 13 गांव के लोगों को तो जमीन का पट्टा मिल गया और वनभूमि व्यवस्थापन अधिनियम भी अब भारत सरकार ने बना लिया। हालांकि इससे पहले मैं आपको बताऊं जानकारी के तौर पर कि 1978 में भी हमने, जब जनता पार्टी सरकार बनी थी और मैं उस पार्टी का महामंत्री था, तो चूंकि मैं इस आंदोलन में जुड़ा था तो मैंने इसका प्रयास किया था और एक वनभूमि व्यवस्थापन नियम बनाए गए थे। तब भी यह तय किया था कि जो जमीन पे काबिज कर रहे हैं, जो खेती लोग कर रहे हैं आदिवासी लोग, अगर वो पुरानी है तो उनको 2 साल 3 साल पुराने हैं तो उनके लिए उसका पट्टा दे दिया जाए। तो वो नीति तो बनी थी पर एक्ट नहीं बन पाया था। एक्ट वो बनने का जो काम है वो 2009-10 के आसपास हो पाया। तो ये जो एक्ट बना है भारत की सरकार ने जो बनाया सारे हिंदुस्तान के लिए, ये एक्ट भी इसी आंदोलन की उपज है। दूसरा मैं फिर आपको एक याद दिलाऊं कि 1992-93 में सबसे पहली बार हमने हिंदुस्तान के वनग्राम के लोगों का एक सम्मेलन किया था और ये बात उठाई थी कि जो वनग्राम है, वनग्राम बने कैसे। यानी वनग्राम की स्थिति ये थी कि जो सुविधाएं एक भारतीय नागरिक को मिलती उनको मिलती ही नहीं थी। वनग्राम की स्थिति ये थी कि वनग्राम के लोगों के लिए ना हैंडपंप लगेगा, ना स्कूल खुलेगा, ना उनको कर्ज मिलेगा, ना उनके कोई और सुविधा मिलेगी सरकार की, क्योंकि ये जंगल के गाँव है, काम करने के लिए हैं लोग। पर 3-3, 4-4 पीढ़ी से लोग काट रहे थे, वहाँ लकड़ियां काट रहे काम करते, सरकार कराती थी या ठेकेदार कराते थे और वही रहते थे, वही बच्चे हुए। तो हमने ये बात सरकार से कही कि भाई भारतीय नागरिक होने के जो अधिकार हैं इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए और ये वनग्राम कब तक बने रहेंगे। तो जो पुराने वनग्राम हैं जिनकी संख्या जिसमें लगभग 3 लाख थी, इनको आप रेवेन्यू विलेज बदलिए और राजस्व ग्राम की सुविधाएं दीजिए। तो उस पहला सबसे पहला प्रस्ताव हमने वनग्राम के बारे में इसी दुगली में किया था। यही दुगली है जहां पर स्वर्गीय लोहिया उमरा देहान में आके झंडा फहराया था। यही दुगली है जहां पर स्वर्गीय राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी आई थी, उन्होंने आदिवासियों को दर्द को देखने का प्रयास किया था पर कुछ हल नहीं निकल पाया था। यही दुगली है जहां से हमने 3000 लोगों को लेकर पैदल यात्रा की थी और यही दुगली है कि जहां पर हमने वनग्राम के लोगों का सबसे पहला हिंदुस्तान का सम्मेलन किया, भारत सरकार को एक नीति का दस्तावेज बना के पहुंचाया और उसके बाद सरकार में प्रस्ताव शुरू हुआ और मुझे खुशी है कि आज लगभग 2 लाख से अधिक गांव वनग्राम रेवेन्यू विलेज बन चुके हैं, उनको सुविधाएं मिलने लगी हैं। तो ये अंचल एक तो इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण अंचल है कि इसने हिंदुस्तान के कई क्रांतिकारी परिवर्तनकारी कानूनों को जन्म देने का काम यहां से हुआ है या कि मिट्टी ने किया है। एक
नंबर 2, ये जो सिहावा का अंचल है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसकी चर्चा भी आप करी रहती है, वो सप्तऋषि का भी है और कई किंवदंतियां उसके बारे में हैं। भगवान राम के जन्म का संबंध भी साथ जुड़ा हुआ है। पर ये दूसरी बात मैं कह रहा था कि बाजू में सटा हुआ बस्तर है, जो बिल्कुल सीमा लगी हुई है। पीछे की तरफ उड़ीसा है, इसको सीमा से सटी हुई है। अब आप देखिए कि बस्तर के अंचल में नक्सलवाद पहुंचा और नक्सलवाद के पहुंचने के बाद में वहां पर हिंसा शुरू हुई। वहां कितने लोग हैं, अगर इसका कोई अध्ययन आप किया जाए तो वहां नक्सलवाद जो पहुंचा है, ये पहुंचने का सन अगर मैं बता सकता हूं सही सही, तो 81-82 के आसपास का था। तो ये पिछले करीब 45 सालों में अगर आप देखेंगे तो वहां हजारों लोग, वो आदिवासी या पुलिस के लोग मारे गए हैं, ये गरीब लोग मरे। जब पिछले दिनों बीच में सालवा जुलूम शुरू हुआ था, जिसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने समर्थन भी किया था, और जो हमारे आज कांग्रेस के विधायक थे जिंदा नहीं बेचारे, उन्होंने इसकी शुरुआत की सालवा जुलूम की। तो उसके बाद में हजारों गांव के जो लोग हैं उनको गांव से बाहर निकाल दिया गया कि इनमें नक्सल लोग बैठे हुए हैं, और वो आज भी आंध्र की सीमा में पड़े हुए हैं। पर यह आश्चर्य की बात है कि इस सिहावा के अंचल में आज की तारीख तक एक भी घटना हिंसा की नहीं हुई। ना कोई पुलिस की गोली चली, ना कोई पुलिस की लाठी चली, ना किसी आदिवासी ने पुलिस को मारा, कोई हिंसा की घटना नहीं हुई। सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने समन्वय अवज्ञा का जो परंपरा थी, इसको लगातार जारी रखा, अहिंसक आंदोलन की परंपरा को जारी रखा। तो ये जो आंदोलन है और ये जो इलाका है, ये हिंदुस्तान के लिए एक पवित्र इलाका होना चाहिए, जो अहिंसा का टापू हो, जो अहिंसा का तीर्थ स्थान हो, और जहां सरकारें और समाज के लोग जाके करें, समाज शास्त्र का अध्ययन करें कि भाई बस्तर में अगर गोली चलती है और अनंत चली जा रही है, आज भी चली जा रही है, अब आज भी सरकारें जो है गोली का काम कर रही हैं, आपके उड़ीसा में चल रही है, तेलंगाना में चल रही है, तो ये क्या कारण है? इस कारण है कि जो गांधी और लोहिया की अहिंसक आंदोलन की परंपरा थी, वो परंपरा अगर जिंदा रहेगी तो देश से हिंसा मिटेगी। वो देश से अगर आंदोलनों की हिंसा मिटेगी, सत्ता की हिंसा मिटेगी, तो फिर देश में बदलाव अहिंसक तरीके से हो सकता है। तो एक दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था वही था कि इस अंचल में आज तक कोई घटना ऐसी नहीं हुई। बहुत प्रयास नक्सल के मित्रों ने किया यहाँ पर कि वो यहाँ आ जाएं, लोगों को पैसा देने का, लालच करने का प्रयास किया, परंतु लोग नहीं पहुंचा। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात इससे उभर के आती है कि आज भी जो हिंदुस्तान के करोड़ों आदिवासी लोग हैं, जिनके पास कोई रोजगार नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, नौकरी नहीं कर सकते, जो वनों में रह रहे हैं, तो वास्तव इनका भला कैसे हो सकता है, इनका रोजगार कैसे हो सकता है? तो जो जमीन वनों में खाली पड़ी है, अगर इन आदिवासियों को दे दी जाए, और अब तो उस कानून ने भी, जो वन भूमि अधिनियम बना है, उस कानून ने भी ये प्रस्ताव किया है कि एक किसान के लिए 4 हेक्टेयर यानी 10 एकड़ जमीन दी जा सकती है। तो अगर ये जमीन इन लोगों को दे दी जाए तो खेती भी होगी, जंगल सुरक्षित रहेंगे, और हजारों लाखों लोगों के लिए रोजगार मिल पाएगा। और पांचवी बात कि जंगलों को काटने का और जंगलों को के जानवरों को मारने का अपराधी कौन है? देखिए, अगर सही मायने में साथ साथ जीने की कोई शिक्षा है तो हमें वन से मिलती है, जंगल से मिलती है। हजारों साल से हमारे जंगल का आदिवासी और जंगल का जानवर साथ साथ रहता था। शायद कभी ऐसा अवसर आया हो, किसी शेर ने, तेंदुआ ने किसी के घर पर आक्रमण कर दिया हो, कोई कारण से किया हो, और उनने बदले में उसको टंगियां मार दी हो सकता है। पर ऐसी घटनाएं मेरे ख्याल से गिनती की रही होंगी, नहीं तो नहीं है। जंगल को काटा किसने? जानवरों को मारा किसने? शेर के नखून को कौन बेचता है? क्या आदिवासी का संबंध उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ है? वो तो बेचारा गांव के बाहर कहीं जाता नहीं है, वो गांव में पिसता रहता है। तो ये सारा का जो काम है, काम तो वन माफिया के लोगों ने किया है, जंगल माफिया के लोगों ने किया है, कि जिन्होंने जंगल कटवाए हैं, जिन्होंने शेरों को मारा है, जिन्होंने उनके नखूनों को बिकवाया है। तो ये आंदोलन आदिवासियों के जमीन का अधिकार जो है, ये अधिकार जहां रोजगार देने वाला है, इसके साथ साथ जंगल की सुरक्षा का सबसे बड़ा काम भी हो सकता है। अगर सरकार जंगल के आसपास की खाली जमीनें आदिवासियों को बांट दे और उनको कहे आप लोग यहाँ पर खेती करिए, बस आपका काम है कि जंगल नहीं कटना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जंगल सुरक्षित रहेंगे, अभ्यारण्य सुरक्षित, जानवर सुरक्षित रहेंगे।
तो ये भी एक इस वजह से शिक्षा मिलती है। वन सुरक्षित रहेंगे, अभ्यारण्य सुरक्षित रहेंगे तो आदिवासी भी सुरक्षित रहेंगे। तो नक्सल का राह नहीं पकड़ना पड़ेगा उन्हें। नहीं पकड़ना पड़ेगा। और जो गुमराह करने का काम होता है, जिसमें देखिए नक्सल और हिंसा से सबसे बड़ी जो खतरा है वो क्या है? वो खतरा ये है कि जहां एक तरफ व्यक्ति का विश्वास व्यवस्था को बदलने के अहिंसक तरीके से उठता है, वहां दूसरा खतरा ये होता है कि उस हिंसा से व्यवस्था को तर्क मिलता है। हिंसा व्यवस्था की मजबूत होती है, इंसान वो हिंसा नहीं कर सकता है, वह अंततः व्यवस्था की हिंसा चलती है, तो व्यवस्था की हिंसा को तर्क नहीं मिलेगा। तो एक अहिंसक आंदोलन की परंपरा रहेगी, तो वो परंपरा रहेगी तो देश का लोकतंत्र भी बेहतर होगा। तो ये आंदोलन इस देश के 6 प्रकार के मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मौजूदा स्थिति में आपको लगता है कि अहिंसा की राह और जिस तरह से दुगली ने जो एक कर दिखाया है, वो आज के कंटेस्ट में अन्य गांवों के लिए जो मिसाल होना चाहिए वो हो पाएगा? देखिए ये प्रयास है उन लोगों का, या उनके ऊपर निर्भर करता है कि जो लोगों के बीच में काम करते हैं। अब चूंकि हमारे क्षेत्र की सीमाएं हैं कि जहां हम जा पाए, हमें लगता है कि अगर कभी बस्तर में भी जाएं और बस्तर में भी हम अहिंसक आंदोलन शुरू कराएं जो हम लोग पहले किए थे, तो बकाया हिंसक इलाकों में, हिंसा के इलाकों में भी शांति स्थापित हो सकती है और लोगों को राह मिल सकती है। उसको सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप हिंसा के माध्यम से कोई समस्या हल नहीं कर सकते। कुल मिलाकर आदिवासियों को सही मार्ग दिखाने वाला चाहिए। जिस तरह से जो यहाँ पे आप लोगों के छत्र छाया में जो भी सारी स्थिति रही, मैं तो ये कहता हूं कि आदिवासी को मार्ग नहीं दिखाना है, आदिवासी से मार्ग सीखना है और हिंदुस्तान की व्यवस्था को सीखना चाहिए। अब मैं आपसे बात कहता हूं, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, शहरों में रहते हैं। जब आदिवासी की चर्चा होती है तो हम आदिवासी को सभ्य बनाना चाहते हैं। तो सभ्य बनाने के हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो हमारे जैसे कपड़े पहनने लगे, हमारे जैसे रहना शुरू कर दे। पर आदिवासी की जो सभ्यता है, इससे कोई सभ्यता हो सकती है? अगर सभ्यता को सीखना है तो वो आदिवासी सीखना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहूं और आप इसको अध्ययन कर लेना कि आदिवासी इलाकों में जहां लोग लगभग निर्वस्त्र भी रहे, यहां तक अबूझमाड़ का इलाका भी आप देख लीजिए, एक भी बलात्कार नहीं हुआ। ये बलात्कार सभ्य समाज की देन है, ये बलात्कार सामंती समाज की देन है, ये बलात्कार पूंजीवादी समाज की देन है, ये बलात्कार व्यवस्था की देन है। आदिवासी तो मुक्त रहता था ना। तो अगर बराबरी का जीवन जीना, मुक्त जीवन जीना और सभ्यता का जीवन जीना एक ही से सीखना है, तो सभ्यता का जीवन कोई सिखा सकता है तो आदिवासी सिखा सकता है। आदिवासी से बड़ा कोई समाजवादी हो नहीं सकता। हम लोग जहां आंदोलन चलाए हैं वहां आगे भी देखें तो वहां उसको बोलते घिनौची। तो जैसे जमीन पे 10 लोग खेती कर रहे हैं, इकट्ठे होकर कर रहे हैं, तो एक घिनौची बनी है, नहीं एक वो बने है, चूल्हा बना हुआ है, उसमें लकड़ी इकट्ठी जलती है और अपना अपना वो चढ़ा देते हैं उसके ऊपर कहना चाहिए कि डेगची। तो आपके घर में घर के 2 लोग हैं तो आपने अपने इलाके चावल डाल लिया, जो चावल पैदा हुआ है, धान पैदा हुई, सब इकट्ठे रखी हुई है। ना कोई विषमता है, ना कोई अन्याय है, ना कोई लूट है, ना कोई चोरी है। तो समाजवाद और सत्य का कोई सबसे बड़ी सभ्यता है, अहिंसा की और मानवता की कोई सबसे बड़ी सभ्यता है, इंसान के मुक्त होने की कोई सबसे बड़ी सत्ता है। यानी राम कृष्ण और शिव अगर सही मायने में कहीं मिलते हैं तो आदिवासी के इलाके में मिलते हैं। जो राम की मर्यादा है वो मर्यादा आदिवासी सिखाता है, जो कृष्ण की उन्मुक्तता है वो आदिवासी सिखाता है, और जो शिव की विशालता है वो आदिवासी सिखाता है। लेकिन आदिवासी को ही पिछड़ा बता दिया जाता है कि वो तो पिछड़े हैं, जंगलों में रहते हैं। ये सब समाज, ये सभ्य समाज जो है हमारा, ये शोषक समाज है। हम लोग को शोषण पर जिंदा है और शोषक समाज अपने शोषण को तर्क देने के लिए उनको असर बताता है। सही मायने में वही सभ्य लोग हैं, हम पढ़े लिखे असभ्य लोग हैं, हमें उसको सीखना चाहिए। आज एक नई बहस छिड़ चुकी है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है, इस पे बड़ी चर्चा चल रही है पूरे देश में। देखिए, जब आदिवासी था तो वो ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख, ना ईसाई था। आदिवासी के पास में धर्म के नाम पर क्या था? आदिवासी धर्म के नाम पर बताता था बूढ़ा देव। माने वो ये मानते थे कोई एक हमारा पुराना है, बूढ़ा माने पुराना है, वो देवता है जिससे हम लोग हुए हैं। तो उसमें कोई परंपराएं, कट्टरताएं थी ही नहीं। अब वो बूढ़ा देव को मानता था और वो प्रकृति पूजक था। आदिवासी नदी को पूजता था, आदिवासी वृक्ष को पूजता था, आदिवासी वन को पूजता था।
आदिवासी प्रकृति को सुरक्षित रखता था, आदिवासी पर्यावरण को बचा के रखता था। तो प्रकृति और अतीत ये दोनों ही उसके देवता थे। अब हिंदू या ईसाई के नाम पर जो चल पड़ा है वो खतरनाक है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग आदिवासियों को ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं ये भी गलत है। आप अगर शिक्षा के लिए वहां जा रहे हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देंगे। अगर मिशनरीज गई हैं वहां पर, उन्होंने अस्पताल खोला है, स्कूल खोला है, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग गए वहां पर और शुरू किया, कोई अर्थ नहीं। परंतु इसकी शर्त धर्म परिवर्तन नहीं है। इसकी शर्त किसी के ऊपर ये चस्पा करना नहीं, तो फिर आप आदमी को खरीद रहे हैं कि हम आपको सुविधा देंगे, बदले में आप ईसाई बन जाइए। इसी प्रकार से हिंदू जो संस्थाएं चल रही हैं, वनवासी कल्याण परिषद आदि संस्थाएं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप भी वहां आदिवासी की सेवा करने गए हैं तो सेवा करिए, उनको अपरिचय करने दीजिए। मैं तो सही मायने में विचार का आदमी हूं, ये विचार मानता हूं कि आज देश में धर्म के भी लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता है। हम सबके ऊपर धर्म में चस्पा किया गया है हमारे माता पिता के द्वारा। मेरे माता पिता हिंदू थे तो मैं हिंदू हूं, मेरे माता पिता मुसलमान होते हुए मुसलमान हो जाता, ईसाई होते ईसाई हो जाता। तो क्या हमको अपना धर्म चुनने का अधिकार है? अब ये भी अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपना धर्म चुने। हमें कौन सा धर्म अच्छा लगता है, हमें सिख अच्छा लगता है, हमको जैन अच्छा लगता है, हमको बुद्ध अच्छा लगता है, वो आदमी चुने। तो धर्म में भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। चलिए, लेकिन एक जो नई क्रांति दुगली से शुरू हुई है, मुझे लगता है कि ये क्रांति पूरे देश तक जानी चाहिए और एक राह प्रशस्त होना चाहिए इससे। मैं निस्संदेह आपकी बात से सहमत हूं, पर हमारे हाथ बहुत छोटे हैं। दरअसल इस देश में सबसे बड़ा हाथ तो है सरकार के पास या मीडिया के पास। तो मैं सरकार से कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सरकार कुछ करेगी तो तभी करेगी, उसको कोई वोट का लाभ होता है। पर मीडिया के बच्चों से जरूर मैं कहना चाहता हूं कि एक आदर्श प्रयोग है, इस प्रयोग को आप देश के पैमाने पर ले जाएंगे, पहुंचाएंगे, तो शायद व्यवस्था को बदलने की कुछ बात शुरू हो, शायद समता की समाज की कोई बात शुरू हो, शायद शोषण मुक्त समाज की कोई बात शुरू हो, शायद इंसान इंसान के बीच के फर्क मिटाने की कोई बात शुरू हो, शायद सभ्यता के नए मापदंड तय हों, शायद धर्म की और मानवता की नई कसौटियां तय हों। तो इसको ले जाना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो आप इसको लेकर आगे चल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको। और साधना न्यूज़ से आपने चर्चा की इस मुद्दे पर, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई वालों को बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोग की साधना के लिए हम लोग के सामने लाने का काम किया, और उम्मीद करते हैं कि आप और आपके सभी मित्र इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। आपको जो आदिवासियों की साधना है वो साधना सब तक पहुंचनी चाहिए, और वो साधना एक लंबे संघर्ष की साधना है, जिस साधना की आवश्यकता दरकार पूरे देश को है, और देश को एक राह दिखाने वाली ये साधना है। हम 24 मई को जब वहां लोहिया की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, और वो प्रतिमा भी एक नए ढंग से बनी है। जैसे हमने बताया कि 1-1 किलो धान लोगों ने दी है, उससे वहां पर प्रतिमा लगाई जा रही है। हम चाहेंगे कि आप सभी तो लोग वहां आएं। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, पर आपको वहां का एक चावल होता है दुबराज, तो दुबराज का जो चावल है, भात और दाल खिलाएंगे। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये बात देश में जाए, सरकार भी सुने, समाज भी सुने, और ये समाज बदले, ये हम चाहते हैं। चलिए, मीडिया का भी यही धर्म है कि ऐसी बातों को जन जन तक पहुंचाए, पूरे देश में ले जाए, और आप ने इस बीड़ा को उठाया है और जिसको अंजाम तक पहुंचाया है, ये निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। और तमाम पहलुओं पे आपने चर्चा की साधना न्यूज़ से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू